हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण का। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे नवंबर 2023 का एडिशन। सीरीज़ का ये पहला पार्ट है जहां पे हम नवीनतम सामान्य ज्ञान, उनसे जुड़े करंट अफेयर और स्टैटिक जीके कवर करेंगे। तो वीडियो को मेक श्योर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं संतोष झा। हाल ही में इन्हें श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इस पद पे पहले थे गोपाल बागले। गोपाल बागले की जगह अब नए उच्चायुक्त बन गए हैं श्रीलंका में संतोष झा। संतोष झा जो हैं इससे पहले यूरोपीय संघ और बेल्जियम में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। अब बात यहाँ पे श्रीलंका की हुई है, तो यहाँ से जुड़े आपको स्टैटिक भी याद होने चाहिए। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। प्रधानमंत्री हैं यहाँ के दिनेश गुणवर्धना। राष्ट्रपति हैं रॉनिल विक्रमसिंघे और यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। और उच्चायुक्त हैं संतोष झा, इनका भी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं गोपाल बागले जी। अभी हमने डिस्कस किया कि गोपाल बागले जो हैं पहले श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त थे, इनकी जगह संतोष झा आ गए हैं श्रीलंका में। और गोपाल बागले जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया में नए उच्चायुक्त बन गए हैं भारत के। इन्होंने मनप्रीत बोहरा का स्थान लिया है। और जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ की राजधानी है कैनबेरा। प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC बैंक के नए प्रबंध निदेशक सह CEO यानी कि MD और CEO के रूप में 3 वर्षों के लिए किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये हैं शशिधर जगदीशन जी, जो कि MD और CEO हैं HDFC बैंक के। हाल ही में इनका जो कार्यकाल है ये 3 सालों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया, यानी आने वाले 3 सालों के लिए फिर से नियुक्त कर दिया गया है। अब अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से जुड़े स्टैटिक आपको याद होने चाहिए बैंक से रिलेटेड। तो जैसे यहाँ पे HDFC बैंक की बात हुई है तो इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 1994 में, 1994 में। HDFC बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। और कई बार देखा गया कि बैंक एग्ज़ाम में जो बैंक हैं इनकी टैगलाइन भी पूछी जाती है। तो HDFC बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। याद रखिएगा, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। MD और CEO फिर से नियुक्त किए गए हैं शशिधर जगदीशन और चेयरमैन है HDFC बैंक के अतनु चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंधन निदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं दीपक गुप्ता जी, जिन्हें यहाँ पे अंतरिम प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में यानी कि MD CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। दीपक गुप्ता आपको नाम याद रखना है। अब कोटक महिंद्रा बैंक से स्टैटिक याद रखना है। सबसे पहले तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, 1985। इसका भी मुख्यालय है मुंबई में। यहाँ की टैगलाइन 2 हैं। पहले थी लेट्स मेक मनी सिंपल और इसके बाद कुछ ही समय पहले एक नई टैगलाइन ऐड की गई है कोटक महिंद्रा बैंक की, ये है अब कोना कोना कोटक। तो दोनों टैगलाइन आपको याद रखनी है। MD और CEO दीपक गुप्ता जी हैं और डायरेक्टर हैं उदय कोटक। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, जो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन है ये भारत में जो भी पब्लिकेशंस हैं इनके बारे में ऑडिटिंग करता है, उसी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष के रूप में श्रीनिवास के स्वामी जी को नियुक्त किया गया है। मतलब कि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं श्रीनिवासन के स्वामी। नेक्स्ट है, ICICI बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य अधिकारी के रूप में किसे 3 वर्षों के लिए पुनर्नियुक्त किया गया है? तो ये हैं संदीप बख्शी। ये MD और CEO थे ICICI बैंक के और इनका भी कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी 3 सालों के लिए इन्हें फिर से नियुक्त किया गया है वहाँ के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में। अब जो ICICI बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, 1994। इसका भी मुख्यालय है मुंबई में। यहाँ की टैगलाइन है ख्याल आपका। MD और CEO फिर से बन गए हैं संदीप बख्शी और चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी। तो ये चीज़ें यहाँ से याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो FTTI यानी फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यहाँ के नए अध्यक्ष बन गए हैं R माधवन। जो FTTI है
ये कला और फिल्म और टेलीविज़न के क्षेत्र का एक स्कूल है भारत में, और यहीं के नए अध्यक्ष बन गए हैं आर माधवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हैं दिनेश दास जी। दिनेश दास जी को यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य के रूप में चुना गया है। यूपीएससी के चेयरमैन है प्रेजेंट में डॉक्टर मनोज सोनी। सदस्यों में बात करते हैं तो राजीव नयन चौबे, राज शुक्ला, प्रीति सुदन, सुमन वर्मा, विद्युत विहारी स्वेन और अब दिनेश दास जी को भी सदस्य के रूप में चुन लिया गया है। तो अध्यक्ष और सदस्य सभी के नाम आपको ध्यान रहने चाहिए। फिर है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे 1 वर्ष के लिए पुनर्नियुक्त किया गया है? तो देखिए, जो भारतीय रिजर्व बैंक है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे एक गवर्नर होते हैं जो कि हैं शक्तिकांत दास जी, और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो इन्हीं में से एक डिप्टी गवर्नर हैं एम राजेश्वर राव जी, एम राजेश्वर राव। इन्हें 1 वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। अब 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं तो एक गवर्नर का नाम याद रखना आपको, शक्तिकांत दास। 4 डिप्टी गवर्नर में से एक हैं एम राजेश्वर राव जी, जिन्हें फिर से पुनर्नियुक्त किया गया 1 साल के लिए। बाकी 3 डिप्टी गवर्नर हैं माइकल देवव्रत पात्रा, टी रविशंकर और जे स्वामीनाथन। तो ये 4 डिप्टी गवर्नर के नाम याद होने चाहिए और एक गवर्नर के। इसके अलावा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इससे स्टैटिक की बात करें तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना की गई थी 1935 में। कई बार पूछा जाता है बैंकिंग के एग्ज़ाम में कि किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो आरबीआई की जो स्थापना है ये आरबीआई एक्ट 1934 के तहत की गई थी, और 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। उस समय हेडक्वार्टर कहाँ पे था? उस समय हेडक्वार्टर था कोलकाता में। उसके बाद 1937 में जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, ये मुंबई शिफ्ट हो गया था, और प्रेजेंट में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथन का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आपको बताना है कि इन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो काफ़ी जानी मानी प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना थी सरोजा वैद्यनाथन जी, हाल ही में इनका निधन हो गया है। इन्हें भारत सरकार की तरफ से वर्ष 2002 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 2013 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो या तो अवार्ड के ईयर पूछ सकता है इनसे, या फिर पूछ सकता है कि जो सरोजा वैद्यनाथन है ये किस नृत्य से संबंधित थी? तो ये संबंधित थी भारतनाट्यम से। तो क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 2023 का नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सबसे पहले देखिए, नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार ये वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और 2023 का ये पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर स्वाति नायक को। याद रखिएगा, 2023 का नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर स्वाति नायक को। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी फाइनेंस पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस, ये एक अमेरिकी फाइनेंस पत्रिका है ग्लोबल फाइनेंस। तो क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल फाइनेंस ने वर्ष 2023 के लिए किस भारतीय को सर्वोच्च ग्रेडिंग दी है? तो यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंस ने 2023 के लिए शक्तिकांत दास जी को सर्वोच्च ग्रेडिंग यानी A+ ग्रेडिंग दी है। अब हमने अभी डिस्कस किया था कि शक्तिकांत दास जी कौन है? ये हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, 25वें नंबर के गवर्नर हैं। तो इन्हें ग्लोबल फाइनेंस की तरफ से A+ ग्रेडिंग दी गई है। इसके अलावा इन्हें इसी साल गवर्नर ऑफ द ईयर भी चुना गया था। गवर्नर ऑफ द ईयर भी ये चुने जा चुके हैं इसी वर्ष। तो ये चीज़ भी याद रखना है एडिशनली। नेक्स्ट है वर्ष 2023 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए किस भारतीय विशेषज्ञ को चुना गया है? तो ये हैं डॉक्टर रवि कन्नन। इनको 2023 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? ये है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो इस साल 4 हस्तियों को चुना गया है इसमें, जिसमें से भारत के कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रवि कन्नन, ये हैं, और 3 अन्य जो हैं ये हैं तिमोर लेस्ते, यूजेनियो लेमांस और रक्षंद कोरवी। तो ये 4 पर्सन्स हैं जिसमें से भारत की तरफ से डॉक्टर रवि कन्नन को चुना गया है 2023 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सरकार के द्वारा
विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां एवं योगदान के लिए किस पुरस्कार की स्थापना की गई है? तो ये है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। सरकार ने इसी वर्ष घोषणा की है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में जो भी उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करेंगे, अपना योगदान देंगे, उनको अलग से पुरस्कार दिया जाएगा, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। और ये पुरस्कार होगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, जो कि 4 कैटेगरीज में यानी कि 4 श्रेणियों में दिया जाना है। 4 कैटेगरीज कौन सी हैं? तो इनमें देखिए, एक कैटेगरी विज्ञान रत्न, फिर है विज्ञान श्री, फिर है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम। तो इन 4 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए जाएंगे, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। फिर है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के द्वारा 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए गए हैं? तो CSIR यानी कि जिसे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहा जाता है, इन्होंने 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों की घोषणा की है। और ये पुरस्कार 7 श्रेणियों में दिए गए हैं। 7 श्रेणी हैं: जैविकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, गणित विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, भौतिक विज्ञान और पृथ्वी, वातावरण, समुद्र एवं खगोल विज्ञान। तो किस श्रेणी में किसे ये पुरस्कार दिया गया है, ये भी याद रखना है। तो जैविकी विज्ञान में ये पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर अश्विनी कुमार और डॉक्टर मड्डिका सुब्बा रेड्डी को। रसायन विज्ञान में पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर अक्काटू टी बीजू और डॉक्टर देवव्रत मैथी को। इंजीनियरिंग विज्ञान में ये पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू और इनके साथ ही डॉक्टर रजनीश कुमार को। गणित विज्ञान में पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर अपूर्वा खरे और डॉक्टर नीरज कायल को। चिकित्सा विज्ञान में ये पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर दीप्यमान गांगुली को। भौतिक विज्ञान में ये पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर वासुदेव दासगुप्ता और अनिंद्य दास को। और पृथ्वी, वातावरण, समुद्र एवं खगोल विज्ञान में पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर विमल मिश्रा को। तो 7 कैटेगरीज के नाम और जो पर्सन्स हैं जिन्हें पुरस्कार दिए गए इस वर्ष, सभी के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म का चयन किया गया है? 2024 में जो ऑस्कर पुरस्कार दिए जाएंगे, जो कि 96 ऑस्कर पुरस्कार हैं, उसके लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो इस मूवी को चुना गया है। तो 2018 में जो बाढ़ आई थी केरला में, उसी के लिए ये एक मलयालम मूवी है 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो, इसी को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है 96 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए। फिर है वर्ष 2021 के लिए देश के सिनेमा जगत के सर्वोच्च दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये हैं वहीदा रहमान। इन्हें 2021 के लिए देश के जो भारत का सिनेमा जगत का सर्वोच्च दादा साहब फाल्के अवार्ड माना जाता है, तो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। ईयर याद रखिएगा, 2021 का ये पुरस्कार होगा। वहीदा रहमान, इन्हें ये सम्मान दिया जाएगा। 2 और चीज़ें याद रखिएगा, वहीदा रहमान को भारत सरकार की तरफ से 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2011 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का निधन हो गया है। आपको बताना है कि वो किस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। तो जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान थे हीथ स्ट्रीक, हाल ही में इनका निधन हो गया है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि हीथ स्ट्रीक का अभी हाल ही में निधन हुआ है या किस खेल से संबंधित थे? तो ये क्रिकेटर थे, क्रिकेट से संबंधित थे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में महान वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह भारत में किस क्रांति के जनक माने जाते थे? तो हाल ही में महान वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन जी का निधन हुआ है। आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये हैं MS स्वामीनाथन जी। ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते थे। कौन सी क्रांति? हरित क्रांति। तो ये याद रखना है। इसके अलावा काफ़ी सारे अचीवमेंट्स थे इनके लाइफ टाइम के, वो भी याद रखने हैं। 1971 में इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और अभी हमने डिस्कस किया कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये एशिया का क्या माना जाता है? नोबेल प्राइज़। तो याद रखिएगा, इन्हें 1971 में दिया गया था। फिर है 1987 में इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था, जो कि और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अवार्ड है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है।
1967 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, 1972 में पद्म भूषण से, और 1989 यानी 1989 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता था, ये भी याद रखना है। और कौन से ईयर में कौन से अवार्ड दिए गए हैं ये भी याद रखना है। फिर है फिक्की के तत्वाधान में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ है। तो फिक्की के ही तत्वाधान में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में कौन सा एडिशन हुआ था? 14th एडिशन था, ये भी याद रखिएगा। तो ये सम्मेलन रखा किस लिए गया था? इस सम्मेलन का मेन एम ये था, भारत में जो युवा हैं उनको उद्योग के लिए कुशल बनाया जाए और भारत के कौशल उन्नयन आदि मदों पर विचार विमर्श करने के लिए इसे आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय ड्रोन उद्योग की क्षमता का प्रदर्शन करने हेतु भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो ये प्रदर्शनी थी भारत ड्रोन शक्ति 2023 जिसका नाम था, और ये आयोजित हुई थी गाजियाबाद में। इसका मेन एम ये था कि भारत में जो ड्रोन है उनके उद्योग को और भी ज़्यादा डेवलप करना, जितना भी उद्योग है उस क्षमता का प्रदर्शन करना और उसे और भी ज़्यादा आगे लेके जाना, बढ़ाना, क्योंकि फ्यूचर में आप सभी को पता है ड्रोन्स का काफ़ी ज़्यादा रोल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो उधमपुर रेलवे स्टेशन था, इसका नाम अभी हाल ही में बदल दिया गया है। इसका नया नाम है शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। फिर से याद रखिएगा, शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन ये नया नाम है, और किसी स्टेशन का नाम बदला गया है? उधमपुर का। और ये उधमपुर रेलवे स्टेशन था कहाँ? ये था जम्मू और कश्मीर में, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले का नाम बदला गया है, आपको बताना है कि नया नाम क्या है इसका। तो औरंगाबाद ज़िले का नया नाम है छत्रपति संभाजी नगर। तो महाराष्ट्र में था ये औरंगाबाद ज़िला, जिसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किया गया है। इसके बाद उस्मानाबाद था, तो उस्मानाबाद का भी नाम बदला गया है, इसका नया नाम है धाराशिव। तो औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया है। इसके बाद देखते हैं कुछ स्पोर्ट्स के क्वेश्चन। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट। देखिए टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल भर में, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और सबसे लास्ट में यूएस ओपन। तो हाल ही में 2023 के यूएस ओपन प्रतियोगिता जो है संपन्न हुई है। देखते हैं विजेता कौन बने हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे 2023 के यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का जो पुरुष एकल वर्ग है ये किसने जीता है? तो ये है नोवाक जोकोविच। इन्होंने 2023 का यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल वर्ग जीता है। नोवाक जोकोविच जो है ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जो खिलाड़ी हैं वो किस खेल से संबंधित है और किस देश के हैं ये याद रखना है, और कोई अगर टूर्नामेंट ट्रॉफी का नाम आता है तो वो किस खेल से संबंधित है वो याद रखना है। तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फाइनल में रूस के डेनिल मेदवेदेव को हराया और इस साल का 2023 का यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल वर्ग जीता है। वहीं महिला एकल वर्ग में बात करें तो महिला एकल वर्ग में कोको गाफ जीती हैं। कोको गाफ जो है ये अमेरिका के लिए टेनिस खेलती हैं। तो महिला एकल वर्ग में अमेरिका की कोको गाफ ने बेलारूस की आर्याना सबालेंका को हराया है। ठीक है, बेलारूस की खिलाड़ी हैं आर्याना सबालेंका, इनको फाइनल में हराया है कोको गाफ ने और इस साल की ये प्रतियोगिता जीत ली है। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस बार के बाकी ग्रैंड स्लैम की भी। तो देखिए सबसे पहले हुआ ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसे पुरुष में जीते नोवाक जोकोविच, महिला में जीती आर्याना सबालेंका जो कि बेलारूस की हैं। फ्रांस ओपन की बात करते हैं, हिंदी में इसे फ्रांसीसी ओपन कहा जाता है और इसे रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे भी पुरुषों में जीते थे नोवाक जोकोविच और महिला में जीती थी ईगा स्वेटेक। ईगा स्वेटेक जो है ये पोलैंड के लिए टेनिस खेलती हैं। इसके बाद हुआ विंबलडन। विंबलडन में पुरुषों में जीते थे कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज जो है स्पेन के लिए खेलते हैं। और महिलाओं में जीती थी मार्केटा वोंड्रोसोवा। मार्केटा वोंड्रोसोवा जो है ये चेक गणराज्य के लिए टेनिस खेलती हैं। तो इसका तो आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इस सेशन की पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम से। ठीक है, टेलीग्राम से आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, आपके रिवीजन के काम आएगा। टेलीग्राम की लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर, जीके, वोकैब, जॉब अलर्ट्स, न्यूज़पेपर न्यूज़ और मैगजीन की पीडीएफ सब कुछ एक ही प्लेस पे अवेलेबल है, तो उसे ज़रूर ज्वाइन करिएगा।
फिलहाल देखते हैं आगे के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2023 के एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता में कौन सा देश विजेता बना है। 2023 का एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो है अभी संपन्न हुआ है। 50-50 यानी वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट में ये खेला गया था, जिसमें भारत ने इस टूर्नामेंट को जीता है, इंडिया ने। तो भारत ने फाइनल में श्रीलंका को हराया था। श्रीलंका को हराकर इस साल ये प्रतियोगिता जीती है। भारत ने सबसे ज़्यादा बार एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता जीती है। भारत ने इस बार रिकॉर्ड 8वीं बार इस प्रतियोगिता को जीता है। मोहम्मद सिराज जो हैं भारत के बॉलर, फास्ट बॉलर, इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। और स्पिनर हैं, स्पिन बॉलर हैं भारत के ही कुलदीप यादव, इन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ चुना गया था। इस साल जो एशिया कप है इसकी मेज़बानी पाकिस्तान के पास थी, लेकिन भारत के जो मैचेस थे ये कहाँ खेले गए थे, श्रीलंका में, और फाइनल भी श्रीलंका में ही खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका के यूजिन में आयोजित 2023 के डायमंड लीग प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। तो 2023 का डायमंड लीग प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुआ था, याद रखिएगा, अमेरिका के यूजिन में। यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने कांस्य पदक जीता है, सेकंड प्लेस पे रहे थे ये, कांस्य पदक इन्होंने जीता है। अब जो फर्स्ट पे थे इन्हें जिन्हें स्वर्ण पदक मिला है ये हैं याकूब वार्डलेच। याकूब वार्डलेच किस खेल से संबंधित है, ये ज्वेलिन थ्रोअर हैं। किस देश के लिए खेलते हैं, चेक गणराज्य के लिए। फिर 2023 की बर्लिन मैराथन दौड़ में पुरुष वर्ग में विजेता कौन बने हैं। तो ये हैं एलियूड किपचोगे, कीनिया के हैं ये एलियूड किपचोगे एथलेटिक। इन्होंने 2023 की बर्लिन मैराथन दौड़ में पुरुष वर्ग में इस प्रतियोगिता को जीता है। महिला वर्ग में बात करें तो इथोपिया की एथलेटिक हैं टिजिस्ट आसिफा, इन्होंने महिला वर्ग में 2023 की बर्लिन मैराथन दौड़ जीत ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के 132वें संस्करण में कौन सी टीम विजेता बनी है। अब यहाँ से क्या क्या याद रखना, सबसे पहले देखिए डूरंड कप कई बार पूछा भी जा चुका है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित प्रतियोगिता है, तो ये है फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिता, और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप। तो इस साल 2023 में जो एडिशन हुआ है ये 132वां संस्करण था, और इस बार विजेता बनी है मोहन बागान ने इस साल का डूरंड कप की प्रतियोगिता जीत ली है। नेक्स्ट है हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 9 गेंदों में अर्धशतक का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो देखिए चाइना के हांगझोउ में हो रहे थे क्या, एशियन गेम्स। तो एशियन गेम्स में क्रिकेट भी था। तो यहाँ पे नेपाल और मंगोलिया के बीच में मैच हो रहा था T20। यहाँ पे जो नेपाल के बल्लेबाज हैं दीपेंद्र सिंह ऐरी, इन्होंने 9 गेंदों में अर्धशतक बनाया, और ये T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक है। पुराना रिकॉर्ड भारत के युवराज सिंह के नाम था, इन्होंने 12 गेंदों में अर्धशतक बनाया था। अब दीपेंद्र सिंह ऐरी ने 9 गेंदों में अर्धशतक बनाया है, विश्व रिकॉर्ड है। तो इनका नाम याद रखना है, नेपाल के बल्लेबाज हैं ये। इसके अलावा इसी मैच में सबसे तेज शतक भी बनाया गया T20 का, जो कि 34 गेंदों में था, 34 बॉल्स में। ये थे कुशल मल्ला, ये भी नेपाल के ही बल्लेबाज हैं। तो दीपेंद्र सिंह ऐरी ने सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया 9 गेंदों में। सबसे तेज शतक कुशल मल्ला ने 34 गेंदों में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे बड़ा टीम टोटल जो है ये नेपाल ने बनाया है, 314 रन इसी मैच में विरुद्ध मंगोलिया। तो ये याद रखना है। इसके अलावा बात करें फाइनल्स की, तो एशियन गेम्स का जो गोल्ड मेडल है वो पुरुष एवं महिलाओं दोनों में ही भारत को मिला है। फिर है 2023 के हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग में विजेता कौन बने हैं। तो जोनाथन क्रिस्टी, इन्होंने 2023 का जो हांगकांग ओपन है, जो कि एक बैडमिंटन की प्रतियोगिता है, इसमें पुरुष एकल वर्ग का कैटेगरी जीता है। इंडोनेशिया के हैं ये जोनाथन क्रिस्टी, इन्होंने फाइनल मुकाबले में जापान के केंटा निशिमोटो को हराया और 2023 का हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता। वहीं महिला एकल वर्ग में बात करें तो महिला एकल वर्ग में जीती हैं अकाने यामागुची जो हैं ये जापान के लिए बैडमिंटन खेलती हैं। इन्होंने फाइनल में चाइना की झांग यीमान को हराया है और इस वर्ष ये प्रतियोगिता जीत ली है। फिर 2023 के चीनी ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग में विजेता कौन बने हैं। तो 2023 का चीनी ओपन यानी चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट अभी हाल ही में संपन्न हुआ, जिसमें पुरुष एकल वर्ग में विजेता बने हैं विक्टर एक्सेल्सन जो है ये डेनमार्क के लिए बैडमिंटन खेलते हैं और इन्होंने फाइनल में
चाइना के ही लू गुआंग को हराया है। वहीं महिला एकल वर्ग में बात करें तो यहाँ पे जीती आन से यंग। आन से यंग जो हैं ये कोरिया के लिए खेलती हैं बैडमिंटन। इन्होंने फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया है। अकाने यामागुची ने अभी हमने पढ़ा कि हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है और इन्हीं को फाइनल में हराया है कोरिया की आन से यंग ने, और इस वर्ष की प्रतियोगिता जीत ली है चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की। फिर हाल ही में बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 कहाँ संपन्न हुई है, कहाँ पे आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी बेलग्रेड में। यहाँ पे भारत की रेसलर हैं अंतिम पंघाल, इन्होंने कहाँ से पदक जीता है? फिर भारत में पहली बार आयोजित मोटो जीपी मोटर बाइक रेसिंग में विजेता कौन बने हैं? और इसके विजेता बने हैं मार्को बेजेकी। मार्को बेजेकी ये हैं कहाँ के रेसर? ये इटली के रेसर हैं। फिर हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप में ओवरऑल चैंपियन कौन सा प्रदेश बना है? तो उत्तराखंड की टिहरी में आयोजित हुए थे टिहरी वाटर स्पोर्ट्स। यहाँ पे ओवरऑल विजेता बना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने इस प्रतियोगिता में 14 स्वर्ण, 7 रजत और 8 कांस्य पदक सहित 29 पदक जीते और सबसे ऊपर रहा है, ओवरऑल चैंपियन बना है। फिर 2023 की इटालियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस में विजेता कौन बने हैं? तो ये है फार्मूला 1 रेसिंग के प्रेजेंट में वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन, जो कि नीदरलैंड के रेसर हैं। इन्होंने जीती है 2023 की इटालियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस। ये रेसिंग करते हैं रेड बुल के लिए। इसी तरह से इसी मंथ में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स के साथ ही साथ जापानीज़ ग्रैंड प्रिक्स भी हुआ। जापानी ग्रैंड प्रिक्स, इसे भी मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। और इसके अलावा सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स भी थी। तो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जो जीते हैं इनका नाम है कार्लोस सेंस जूनियर। तो इनके भी नाम आपको याद रखने हैं। इसके बाद मूव करते हैं यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर्स की तरफ। तो सबसे पहली पुस्तक है यहाँ पे एलन मस्क। इसको लिखा गया है वॉल्टर इसाक्सन के द्वारा। तो याद रखिएगा पुस्तक का नाम है एलन मस्क और लेखक का नाम है वॉल्टर इसाक्सन। फिर है वी ऑल्सो मेक पॉलिसी। ये पुस्तक है वी ऑल्सो मेक पॉलिसी और लेखक है सुभाष चंद्र गर्ग। अगली पुस्तक है स्मोक एंड एशेज। स्मोक एंड एशेज जिसे लिखा है अमिताभ घोष ने। फिर है यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन ये पुस्तक है और लेखक हैं फाली एस नरीमन। फाली एस नरीमन। नेक्स्ट बुक है द एक्सचेंज। द एक्सचेंज पुस्तक है, ये लिखी गई है जॉन ग्रीशम के द्वारा। द एक्सचेंज पुस्तक लिखी गई है जॉन ग्रीशम के द्वारा। इसके अलावा 6 और पुस्तकें हैं जो कि इस साल यानी 2023 के लिए बुकर प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्ट की गई हैं। ये बुक पहले भी आपके साथ डिस्कस की जा चुकी हैं, एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन 6 पुस्तकों में से ही किसी एक को बुकर पुरस्कार दिया जाएगा 2023 का। तो 6 पुस्तकें हैं। सबसे पहले है वेस्टर्न लेन। वेस्टर्न लेन ये लिखी गई है चेतना मारू के द्वारा। फिर है प्रोफेट सॉन्ग। प्रोफेट सॉन्ग लिखा है पॉल लिंच ने। फिर है बी स्टिंग। बी स्टिंग लिखी है पॉल मूरे ने। फिर है स्टडी फॉर ओबीडियंस। स्टडी फॉर ओबीडियंस लिखी है सारा बर्नस्टीन ने। फिर इफ़ आई सर्वाइव यू ये लिखा है जोनाथन एस्कॉफ्री ने। और लास्ट बुक है दिस अदर ईडन ये लिखी है पॉल हर्डिंग ने। तो ये पुस्तक एवं लेखक आपको याद होने चाहिए क्योंकि इसी में से पुरस्कार दिए जाएंगे और कहीं ना कहीं ये सारी ही पुस्तक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट में यही शॉर्टलिस्ट की गई हैं। लास्ट में मूव करते हैं महत्वपूर्ण दिवस की ओर। तो सितंबर मंथ में जितने भी इम्पोर्टेंट डे पढ़े इन्हें देखते हैं। सबसे पहले 1 सितंबर को मनाया गया जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का स्थापना दिवस कब होता है? 1 सितंबर को। फिर 2 सितंबर को मनाया गया विश्व नारियल दिवस। 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह चला भारत में। 5 सितंबर को मनाया गया शिक्षक दिवस। 8 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 9 सितंबर को मनाया गया हिमालय दिवस और ये दिवस जो है ये नेपाल की सरकार के द्वारा घोषित किया गया था। फिर है 10 सितंबर को मनाया गया आत्महत्या की रोकथाम हेतु वैश्विक दिवस। 14 सितंबर को मनाया गया हिंदी दिवस और ये दिन भारत में मनाया गया है। इसके बाद है
15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और अभियंता दिवस, ये 2 दिन थे, दोनों याद रखिएगा। फिर है 16 सितंबर, तो 16 सितंबर को ओजोन परत के लिए संरक्षण दिवस मनाया गया। फिर है 21 सितंबर को मनाया गया विश्व शांति दिवस। 22 सितंबर को मनाया गया विश्व कार मुक्त दिवस। इसके बाद आता है 25 सितंबर, तो 25 सितंबर को मनाया गया अंत्योदय दिवस। 24 सितंबर को मनाया गया यहाँ पे पुत्री दिवस यानी कि डॉटर्स डे। फिर है 26 सितंबर को CSIR का स्थापना दिवस मनाया गया। फिर है 27 सितंबर, जहाँ पे वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। और 29 सितंबर को मनाया गया विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे। तो ये डेज़ भी आपको याद रखने हैं जितने भी इम्पोर्टेंट पड़े सितंबर में। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जैसा ही सीरीज़ का अगला पार्ट आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा पिछले जो महीने हैं, जून जुलाई अगस्त वगैरह, इनके भी जो पार्ट हैं इनका विश्लेषण अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, ज़रूर चेकआउट करिएगा। और रोज़गार और निर्माण का भी एनालिसिस अवेलेबल है चैनल में, उसे भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। और जो PDF है इसकी आपको बता दिया मैंने, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और मेक श्योर चैनल के साथ बने रहिएगा, ताकि जैसे ही सीरीज़ का अगला पार्ट आए वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैगज़ीन प्रतियोगिता दर्पण, आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, आप सभी को पता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।